नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। और आप सभी का मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके प्यार और सहयोग के लिए। आशा करता हूँ किसी तरीके से आप अपने प्यार हमारी क्लास में हमेशा बनाए रखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जो है भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, कि इस क्रम में हमने प्रकाश के परावर्तन से शुरू किया था और 2 वीडियो लेक्चर अभी तक हम इसमें बना चुके हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है, जिसमें कि हम जो है गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। इसके क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कौन कौन से टर्म इसमें यूज किए जाते हैं, उसके अलावा गोलीय दर्पण क्या होता है और भी कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों अब चलिए शुरू करते हैं साथियों। और मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं, जहां पर सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में किसके बारे में पढ़ा था, समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बारे में क्या महत्वपूर्ण चर्चाएँ की थी, सभी हम लोगों ने जाना था कि कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन से इसमें प्रश्न बन सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं गोलीय दर्पण क्या है। तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि एक घुमावदार दर्पण है जो एक खोखले गोले का हिस्सा होता है। मतलब कि आप नाम से भी देख सकते हैं कि इसका नाम है गोलीय दर्पण, क्योंकि इसके पहले आपने जो दर्पण देखा होगा समतल दर्पण होता है। मतलब कि वो कुछ इस तरीके का अगर मान सकते हैं तो उसका ये परावर्तक तल होता है जिसमें अपना फेस वगैरह देखते हैं। और अगर ऐसे देखेंगे तो हमें केवल इसका ये भाग दिखाई पड़ेगा। लेकिन गोलीय दर्पण में क्या होता है, वो कुछ वक्र होता है, मतलब कि वो कुछ इस तरीके से मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चित्र में बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोलीय दर्पण क्या होता है कि यह घुमावदार दर्पण होता है। मतलब कि वो कुछ इस तरीके से घुमावदार होता है। ठीक है, लेकिन ये होता क्या है, अगर इसको इस तरीके से अगर हम पूरा अगर मिलाएं तो ये पूरा मिलाने पर क्या हो जाएगा, गोला बन जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है, जो कि एक घुमावदार दर्पण होता है इतना, और ये खोखले गोला का भाग होता है। उसके बाद इसके भी जो है 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में आप कक्षा 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं और आप लोगों ने इसमें बहुत सी जानकारियाँ जानते भी होंगे। तो इसमें हम समझते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है। तो देखिए, जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है, दोनों ही दर्पण क्या होते हैं, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग ही होते हैं, जिसका एक सतह परावर्तक होता है और एक तरफ पॉलिश किया होता है। देखिए होता क्या है कि दोनों दर्पण इसी तरीके से होते हैं जैसे ये मैंने बनाया है। अब हम दोनों में अंतर कैसे समझेंगे कि कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल। तो देखिए होता क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गोलीय दर्पण होता है वो एक कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है। तो जब ये गोला है तो इसका कोई एक केंद्र भी होगा, क्योंकि केंद्र से ही ना मिलके ये गोला बनता है। तो इसी केंद्र को ध्यान में रखते हुए हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर जो दर्पण का जो परावर्तक सतह का मतलब जिधर हम देखेंगे अपना फेस वगैरह, उधर वह जो है दर्पण के केंद्र के अगर तरफ है, दर्पण के अगर केंद्र के तरफ है, मतलब कि उसका जो पॉलिश किया हुआ सतह है, मतलब पॉलिश अगर हम इधर बना दे रहे हैं, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है, ये परावर्तक सतह है, ये अंदर वाला ये है परावर्तक सतह। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह केंद्र की तरफ होता है, ये है हमारा केंद्र। ठीक है, तो ये तो हो गया अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में जो ये पॉलिश किया हुआ सतह रहता है ये केंद्र की तरफ रहता है, मतलब इसका परावर्तक सतह इस तरफ है। ठीक है, अब इसको मैंने एक ही जगह क्यों बना दिया, क्योंकि अगर इसको आप ऐसे आगे बढ़ाएंगे दोनों साइड और इसको भी अगर आप आगे बढ़ाएंगे
तो ये दोनों आगे कहीं ना कहीं मिल रहे हैं ना, तो ये एक तरीके से गोले का निर्माण कर रहे हैं। गोले का निर्माण कर रहे हैं, इनका ये क्या हो गया, ये केंद्र हो गया। तो इसमें हम इस तरीके से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो है घुमावदार पृष्ठ हैं और एक गोली दर्पण के कटे हुए भाग हैं। अंतर क्या हो गया, अगर इसका परावर्तक सतह केंद्र की तरफ है तो ये हो गया अवतल दर्पण, और अगर इसका परावर्तक सतह केंद्र के दूसरी तरफ है तो ये हो गया उत्तल दर्पण। तो आशा करते हैं कि आप अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर समझ गए होंगे। अब इसके साथ साथ एक और अंतर क्या है कि अवतल दर्पण जो होता है वो किरणों को सिकुड़ता है, मतलब कि एक तरीके से अवतल दर्पण जो है क्या है कि लेजर किरणों की तरह कार्य करता है। तो साथियों अब हम देखेंगे कि ये अवतल दर्पण किरणों को किस प्रकार जो है सिकुड़ता है और उत्तल दर्पण जो है कैसे फैलाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो एक एक दर्पण में हम समझते हैं, इसलिए मैं पहले इस उत्तल दर्पण को भी हटा देता हूँ। तो देखिए होता क्या है कि ये कैसे जो है किरणों को सिकुड़ता है, अभी कैसे इसके पूरे बारे में हम डीपली कोशिश करेंगे जानने के लिए। लेकिन अभी यह समझिए होता क्या है कि इसमें इसका एक मुख्य अक्ष होता है और जो ये इसका परावर्तक सतह है अवतल दर्पण का। तो जो भी किरणें आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से आती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, और इससे टकराने के बाद ऐसे निकल जाती हैं। फिर मान लीजिए अगर ये किरण और अगर इधर से आ रही है तो वैसे आएगी, इधर निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे किरणें आती जाएंगी, एक किरण और आएगी यहाँ मिलेगी, फिर ऐसे आएगी ऐसे मिलेगी, फिर ऐसे आएगी ऐसे मिलेगी, इस तरीके से आ रही है। तो किसी एक पॉइंट पे सबको जो है मिलती जा रही है, मतलब लेजर बीम की तरह कार्य करती है। तो इसीलिए आप ये भी समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण में ये किरणों क्या करता है, सिकुड़ता है। तो हमने अवतल दर्पण ये समझ लिया ये अंतर। अब हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण में कैसे है। तो उत्तल दर्पण को भी हम यहीं पे नीचे देख लेते हैं अंतर समझने के लिए। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो परावर्तक सतह होता है वो केंद्र के दूसरे तरफ होता है, ठीक है। तो इसमें ये हो गया इसका एक्सिस, इसमें जो किरणें आएंगी वो ऐसे आएंगी, अब परावर्तक के बाद ऐसे निकल जाएंगी, परावर्तक के बाद ऐसे निकल जाएंगी। देखिए फिर आया ये ऐसे निकल गया, फिर ये आया ऐसे निकल गया, इसी तरीके से ये आया निकल गया, ये आया निकल गया। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइट को फैला दे रहा है, ठीक है, मतलब छोटे से लाइट को बड़े लाइट में फैला दे रहा है। कौन? उत्तल दर्पण। तो यही मैंने बताया कि अवतल दर्पण क्या करता है, किरणों को सिकुड़ता है और उत्तल दर्पण फैलाता है। इतनी बात हो गई क्लियर? अगर हो गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने मुझे बताइएगा। इतना हो गया। तो अब उसके बाद हम लोगों ने ये समझ लिया, अब ये दर्पण बना है तो उसके कुछ टर्म होंगे, कैसे किरणें जो मैंने बताया निकल रहा है, फैला रहा है, सिकुड़ रहा है, तो उससे कुछ टर्मिनोलॉजी होंगी। तो अब इसीलिए अब हम उन्हीं महत्वपूर्ण टर्म पे जो है बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि गोली दर्पण के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो जैसा कि पहला क्या है, वक्रता केंद्र। पहले परिभाषा देखते हैं, फिर चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो वक्रता केंद्र क्या है कि यह उस गोले का केंद्र होता है जिसका दर्पण हिस्सा होता है। जो मैंने लिखवाया इसको मैं बना के आपको बता रहा हूँ। क्या कर रहा है कि वो उस गोले का केंद्र होता है। मान लीजिए अगर हम ये गोला बना दे रहे हैं, अगर हम ये गोला बना दे रहे हैं इस तरीके से, तो वो उस गोले का केंद्र, मैंने सही गोला नहीं बना, आपको समझाने के लिए बनाया, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो क्या है कि वह उस गोले का केंद्र होता है। मान लेते हैं अगर ये गोला है और इसका ये केंद्र है जिसका दर्पण हिस्सा होता है, तो अगर हम इसके शेष भाग को अगर मिटा दें तो ये क्या हो जाएगा, इस दर्पण का हिस्सा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ परावर्तक सतह अगर इस साइड है, बाहर की साइड अगर हम पेंट कर देंगे इसके, तो ये बन जाएगा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। नीचे इसके नीचे हम समझते चलते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण भी जो है इस तरीके का गोला होगा, ठीक है। मान लीजिए, अच्छा नहीं बन पा रहा है, मैं समझ रहा हूँ।
ये बन जा भाई, ये कुछ इस तरीके का गोला होगा, ठीक है, और इसका ये केंद्र होगा, ठीक। तो ये गोले का केंद्र हो गया। इसके शेष भाग को हम मिटा देंगे और इसके अंदर के साइड या बाहर के साइड अगर हम पेंट कर देंगे इस तरीके से, तो इसका जो केंद्र हो जाए, क्योंकि जब ये इसका आधा भाग है ना, इस आधे भाग को इधर मिला देंगे तो यही हो जाएगा, केंद्र तो यही रहेगा। तो ये हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर बता दे रहा हूँ। मैंने पहले क्या बताया था, ये केंद्र था और दोनों दर्पण इसी में थे। इस आधे भाग में हमने अंदर के साइड पेंट कर दिया था तो ये उत्तल दर्पण बन गया था, और इधर हमने बाहर कर दिया था तो ये अवतल दर्पण। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका जो केंद्र था, उस केंद्र को अगर हम यहाँ पर आगे दिखा देते हैं तो यही हो जाएगा वक्रता केंद्र। फिर दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है कि वक्रता केंद्र हो गया। दूसरा क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो ये उस गोले का त्रिज्या है जिसका दर्पण हिस्सा है, मतलब ये उस गोले का एक भाग है जिसका परिधि होगा। तो अगर इसके केंद्र से हम इसके परिधि के बीच की दूरी नापेंगे, जैसे ये पूरा गोला था तो इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या ही कहते हैं, और ये उस गोले का ही ना भाग है, तो ये उसका सेंटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। देखिए बात क्या है कि ये गोला सही बन रहा है, ये थोड़ा अलग बन रहा है, तो इसलिए आपको इसमें समझने में दिक्कत आ रही है। इसमें भी क्या हो जाएगा, इस वक्रता केंद्र से इसके परिधि तक की दूरी इस भाग का बात है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये वक्रता त्रिज्या। ठीक है। अब अगला क्या है, ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है, ये गोलीय दर्पण का केंद्र होता है, मतलब कि जो इस गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु होगा या सेंटर होगा, इसी को हम कहते हैं ध्रुव। उत्तल दर्पण में भी जो इसका केंद्र होगा उसको हम कहेंगे ध्रुव। तो इस बात को आप अंतर समझिएगा कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, लेकिन गोलीय दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्या है, अगला है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, तो ये वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा है, मतलब ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। इन दोनों से हमने ये जो रेखा गुजारी है इसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ये जो रेखा गुजर रही है इसी को हम कहेंगे, कहीं तक आगे तक ये भी हो सकती है, इसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ फिर। तो देखिए साथियों, हम लोगों ने यहाँ तक जैसा कि देखा कि हम लोग वक्रता केंद्र समझ गए, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, ठीक है। और ये हमने ये उत्तल दर्पण में देखा, ये अवतल दर्पण में देखा। लेकिन अवतल दर्पण के केस में होता क्या है कि इसमें जो परावर्तक सतह होता है, जो पेंट किया हुआ सतह होता है, वो केंद्र उस साइड होता है। तो इसको जो है थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिएगा। इसको मैं आपको उत्तल दर्पण में पूरा फिर से बता दे रहा हूँ कि इसमें होता क्या है कि ये उत्तल दर्पण हो गया जिसमें इस साइड ये पेंट किया हुआ होता है, और अगर इसको हम इस तरीके से पूरा बढ़ाएंगे तो इसका ये कुछ केंद्र बनेगा जिसको हम कहेंगे वक्रता केंद्र, जिसका दर्पण से बीच की दूरी अगर हम निकालेंगे तो इसको हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और जो इस दर्पण का केंद्र होगा उसको हम कहेंगे ध्रुव, ठीक है। फिर
दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा। दर्पण के ध्रुव और वक्रता के, क्योंकि परावर्तक सतह इसका इस साइड है तो इसमें रेखा इधर निकलेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। और अवतल दर्पण में क्या होता है, इसमें जो मुख्य अक्ष है वो परावर्तक सतह की तरफ ही होता है। इसमें ही परावर्तक सतह के तरफ ही होता है, लेकिन इसमें जो मेन पार्ट है ये सब पेंट की ओर होता है, ठीक है। इससे आप इसको समझ सकते हैं। इतना हो गया। इसको मुख्य धुरी भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये ध्रुव से होकर गुजरता है और ये इसका मेन लाइन है, तो इसलिए इसको मुख्य धुरी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं मुख्य फोकस पे। तो मुख्य फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती या मिलती हुई प्रतीत। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आधा हिंदी से तो पूरा लिखा हुआ है, आधा काले से लिखा हुआ है, 2-3 अक्षर जो है अलग से दिखाने के लिए काले से लिखा हुआ है, बाकी जो है नीले से लिखा है। इसको समझते हैं क्या है ये। तो मुख्य फोकस क्या है, पहली लाइन पढ़िए कि मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से लाइनें जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से लाइनें जाएंगी। ये परावर्तन के पश्चात मिलती हैं। परावर्तन के पश्चात मैंने क्या बताया था कि ये किरणों को सिकुड़ती है, मतलब ये ऐसे आ जाएगी। अगर एक किरण हम और बनाएं तो ये ऐसे आके फिर ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो ये परावर्तन के पश्चात मिल रही हैं। और वही चीज़ अगर हम इसमें देखें, मुख्य फोकस उत्तल दर्पण में, तो किरणें तो इधर से ही जाएंगी क्योंकि परावर्तक सतह इस साइड है। तो क्या होगा कि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी और परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएंगी, परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएंगी। तो अब वर्ड समझिएगा इनका, मिलती हैं। तो अवतल दर्पण में तो जहाँ मिलती हैं दोनों किरणें, यहीं पर हो जाएगा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है, इसमें अगर हम दर्पण के परावर्तक साइड की तरफ इसको बढ़ाएंगे तो ये कहीं दूर आके यहाँ पर मिलती हैं। तो इस केस में ये हो जाएगा मुख्य फोकस, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे दोनों में क्या अंतर है। फिर फोकस दूरी क्या है कि ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी, मतलब ये ध्रुव है और ये है फोकस, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस दूरी। और वही चीज़ इसमें ये ध्रुव है और ये हमारा है मुख्य फोकस, तो इनके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। तो इस तरीके से हमारा जो इम्पोर्टेंट टर्म था हमने सब कंप्लीट कर लिया। एक बार मैं आपको क्लियर दोनों चित्र में बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन भी हो गया हो कि एक बार ऐसा बना रहे एक बार वैसा। तो दोनों में मैं आपको बना के एक बार दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तब से आप रिवाइज करिए 1 सेकेंड, और तब तक अपने आप कीमती कमेंट भी हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं जो जिसमें कि समझना थोड़ा आसान है। ये मैंने क्या बताया, ये हमारा दर्पण था, इसका केंद्र हो गया। अगर इसके बाहर के साइड अगर हम पेंट कर देते हैं तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में ही देखिए, पहले ये हो गया अवतल दर्पण, बाहर के साइड पेंट किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या टर्म बताया कि ये जो पूरा गोला था इसका जो ये केंद्र होगा इसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र, और इसको हम दिखाते हैं स्मॉल सी से। वक्रता केंद्र और इसके बीच की दूरी, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो दूरी होती है इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया मैंने कि जो दर्पण का जो केंद्र होता है इसको हम कहते हैं ध्रुव, जिसको कि हम P से दिखाते हैं, ठीक है। अगला क्या बताया था मैंने कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, मतलब दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा
इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, फिर मुख्य अक्ष हो गया और उसके बाद क्या होता है मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको हम कहते हैं मुख्य फोकस, जिसको कि हम दिखाते हैं F से। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद ये आप ध्यान दीजिएगा, जैसा कि यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वक्रता त्रिज्या है, जिसको कि हम R से दिखाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी होती है फोकस दूरी, मुख्य फोकस से ध्रुव। और इनके बीच जो संबंध होता है कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, ये दोनों दर्पण के लिए लागू होता है। मतलब कि चाहे दर्पण उत्तल हो या चाहे अवतल हो, दोनों ही दर्पण में ये केस लागू होता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने कोशिश किया आपको समझाने के लिए। थोड़ी बहुत गलती भी हो गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आखिरी में मैंने आपको सभी टर्मिनोलॉजी जो अच्छे से बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि बताया कि सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने कीमती कमेंट हमको ज़रूर बताइएगा, जिससे कि अपने चैनल में अधिक से अधिक सुधार कर सकें। और वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम चैनल में और लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। तो आज की इस वीडियो में अब यहीं से विदा लेता हूँ। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कैसे किस तरीके से दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, छोटा कब बनता है, बड़ा कब बनता है, बिंदु आकार का कब बनता है। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।